हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में ऑफर को कवर किया था, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेप्टेंस को। और एक्सेप्टेंस को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। मैंने कोशिश की है कि जितने भी सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, जितने भी मटेरियल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उन सभी को इकट्ठा करके कंक्लूजन आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, पहले ही हमने इससे पिछली वीडियो में ऑफर को डिफाइन किया था। तो सेक्शन 2 भी जो है वो एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। इसका साफ अक्षरों में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ये निकलता है कि जिस बंदे को आपने ऑफर दिया है तो वही बंदा अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे कर सकता है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब आप एट लेंथ पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि खाली जिस बंदे को ऑफर दिया है वही नहीं एक्सेप्ट कर सकता। उसके साथ साथ अगर किसी बंदे को उसने ऑथराइज किया है, जैसे कि एजेंट, तो वो भी उसके बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे सकता है आपके पर्टिकुलर ऑफर को। एक इलस्ट्रेशन आप इसको ह्यूमरस वे में लीजिएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको हमेशा ध्यान में रहे। तो जो लोग प्यार व्यार में हैं वो ज्यादा समझ पाएंगे कि अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं कल तुम्हें एक रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा डिनर कराने, पर उसने अभी आपको एक्सेप्टेंस नहीं दी है, पर उसके परिवार वालों ने बोला ठीक है बेटा तुम इसको ले जाओ। ऑल दो उस लड़की ने, शी इज अ मेजर, तो उसने उनको ये पावर नहीं दी थी अपने पेरेंट्स को कि वो एक्सेप्टेंस कन्वे कर पाए, पर उन्होंने कर दी है। अगर बाद में वो मना कर देती है कि मैंने तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो ये वैलिड माना जाएगा, क्योंकि जिसको आपने ऑफर दिया ना उसने एक्सेप्टेंस दिए, ना उसके लिए उस बंदे ने दिए जिसको उसने पावर दी हो एक्सेप्टेंस कन्वे करने की। तो पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँ कि ऐसे तरीके के जो भी ऑफर एक्सेप्टेंस या ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें एक सोशल रिलेशन होता है और इस इंटेंशन नहीं होता टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, वो इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। ये तो मैंने खाली आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए दिया है जिससे कि इस इलस्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि आप प्यार में हैं तो आपको ये ज्यादा समय तक याद रहेगी बात। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ए ने बी को प्रपोजल दिया है और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस कन्वे कर दिया और एक्सेप्टेंस पूरी हो गई है, तब वो एक प्रॉमिस बन जाएगा। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सेप्टेंस। दो तरीके से आप अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस, जैसे कि मैंने आपको ऑफर में भी बताया था, इट इज आइदर थ्रू वर्ड स्पोकन और रिटन। या तो आप बोल के अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे कर दें या फिर लिख के आप अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे कर दें। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस के बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे कि बाय पोस्ट आप अपनी एक्सेप्टेंस भेज दें, या इंस्टेंटेनियस मेथड्स जैसे कि आप टेलीफोनिकली उसको बोल दें कि हाँ एक्सेप्ट योर ऑफर। तो ये सब आते हैं एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस में। इन सबको हम समझेंगे पोस्टल मेथड और टेलीफोनिक मेथड को अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। उसके बाद आता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, जहां पे आप कुछ बोलते नहीं है ना कुछ लिखते हैं, पर आप अपने कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस दे देते हैं। जैसे कि मैंने आईपीएल का एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में। आपने ये बिड लगाई कि मैं 20 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को, और आपने देखा होगा जो बंदा बिड करवा रहा होता है, ऑप्शन करवा रहा होता है, वो एक हैमर जोर से मारता है और बोलता है सोल्ड। तो जैसे ही उसने वो हैमर मारा, तो उसने अगर कुछ ना भी बोला होता तो उसके फॉल ऑफ हैमर से माना जाता है कि उसने बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस दे दिया आपके ऑफर को। अगला है दोस्तों एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। हर एक एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। जैसे कि एक्सेप्टेंस आप खाली ऑफरर को ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ए ने अगर आपको ऑफर दिया है और आप उसकी एक्सेप्टेंस सी को दे दें तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस है, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, जिसमें एक केस ये था कि एक भाई साहब थे, उनका नेफ्यू था, और नेफ्यू एक घोड़े को बेचना चाह रहा था एक ऑक्शन में। तो उनके ऑक्शन लगने से पहले ही उनके जो चाचा थे उन्होंने उनको लेटर भेजा, बोला कि मैं 33 पाउंड्स में आपका ये हॉर्स आई एम विलिंग टू बाय, और अगर आपने इसके रिप्लाई में मुझे कुछ नहीं बोला तो मैं ये मानूंगा कि आपने अपना घोड़ा मुझे बेच दिया है, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं भेजा, उनके भतीजे ने कुछ भी उन्हें, पर उसने ऑक्शनियर को भेज दिया कि भाई आप इस घोड़े को मत बेचना क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने अंकल को बेच चुका हूँ। पर क्या हुआ, ऑक्शनियर से गलती हो गई, उसने इसको ऑक्शन पे लगा दिया हॉर्स को, और वो बिक गया किसी और बंदे को। अब इन्होंने, अंकल ने ऑक्शनियर को सू कर दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि मैंने तो ऑफर में लिखा था कि अगर आपने कुछ नहीं बोला इसके अगेंस्ट में तो मैं मानूंगा कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। तो एग्रीमेंट बन चुका था, तो कैसे मेरे घोड़े, इस घोड़े को बेच दिया गया। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि आपने क्योंकि एक्सेप्टेंस कोई कन्वे ही नहीं हुई है बाय द पर्सन जिसको आपने ऑफर दिया था। पहली बात। दूसरी बात कि ये ऑफर, ये जो एक्सेप्टेंस है ये खाली नेफ्यू के थ्रू ही आनी थी आप तक। और तीसरी बात ये भी कि इंटेंशन कोई था ही नहीं टू कन्वे दिस एक्सेप्टेंस टू यू। तो इस केस में ये माना गया
कि कोई भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, एंड जो उन्होंने घोड़ा बेचा है थ्रू एन ऑक्शन, इट इज अ वैलिड वैलिड सेल। और कुछ केसेस में ये भी, जैसे ये केसेस मैंने आपसे डिस्कस किया, तो एक बात याद रखिएगा कि कभी भी ऑफर में ये नहीं बोला जा सकता है कि अगर आपने इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला तो मैं ये मानूंगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ये कभी भी इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे काइंड ऑफ ऑफर को रिकॉग्नाइज नहीं करता, और ये वैलिड एक्सेप्टेंस भी नहीं मानी जाती है। अगला है दोस्तों कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टर। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन बाय द पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, वही बंदा दे सकता है जिसके पास ये पावर है टू एक्सेप्ट। जैसे कि मैं खुद भी दे सकता हूँ अगर आपने मुझे कुछ ऑफर दिया है, या फिर अगर मैंने किसी बंदे को ये पावर दी है, अथॉरिटी दी है कि आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, तो वो भी मेरे बिहाफ पे एक्सेप्टेंस कन्वे कर सकता है, वो भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। याद रखिएगा वो गर्लफ्रेंड और पेरेंट वाला इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको दिया था। तो इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस है, पॉल वर्सेस ली। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ था कि एक स्कूल में हेडमास्टर को अपॉइंट करना था। तो इसमें बोर्ड ऑफ मैनेजर्स मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि पॉल, जो इसमें प्लेंटिफ है, वो इस स्कूल के हेडमास्टर बनाए जाएंगे। पर अभी तक ये बात उनको कन्वे नहीं की गई थी। पर एक बंदा जो कि अनऑथराइज था, कोई ऑथराइज बंदा नहीं था, वो जाके उन्हें ये बता देता कि भाई तुम्हें हेडमास्टर बना दिया गया है। पर बाद में बोर्ड ऑफ मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि नहीं, इनको नहीं बनाया जाएगा, किसी और को बनाया जाएगा। तो अब ये भाई साहब उन्हें सू कर देते हैं कि आपने तो, एक एग्रीमेंट हो गया था क्योंकि आपने मेरा नाम एक्सेप्ट किया था और वो एक्सेप्टेंस मेरे तक कन्वे हो गई थी। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, क्या एक्सेप्टेंस कोई एथोराइज बंदे ने आपको दी है, जिन्होंने बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ने, क्या कोई ऑथोराइज बंदा अपनी तरफ से बनाया था जिसने आपको एक्सेप्टेंस दी है? तो इस केस में पता लगा कि नहीं, ये तो एक अनऑथराइज पर्सन थे जिन्होंने एक्सेप्टेंस दी। तो इस केस में वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी गई थी और कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ था। नाउ कम्स द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे आप एक्सेप्टेंस को दे सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ चीजें हैं दोस्तों, कि या तो आप प्रेस्क्राइब्ड मैनर में दें। देखिए, या तो ऑफरर ये मेंशन कर दे कि भाई मैं आपको लेटर के माध्यम से ऑफर दे रहा हूं, तो अब आप भी जो अपनी एक्सेप्टेंस है लेटर के माध्यम से ही मुझे वापस दें। मतलब आप जो भी एक्सेप्टेंस कन्वे करें वो थ्रू पोस्ट और थ्रू लेटर कन्वे करें। पर अगर कुछ केसेस में उन्होंने कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं दिया है, कुछ भी नहीं लिखा गया है कि एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, तो आप फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, चाहे आप टेलीफोन के थ्रू उनको एक्सेप्टेंस कन्वे कर दें, या बाय पोस्ट कर दें, या फैक्स के थ्रू कर दें, ईमेल के थ्रू कर दें। पर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने किसी को ऑफर दिया और ये बोला है कि भाई बाय पोस्ट ही मुझे आप एक्सेप्टेंस कन्वे करो, पर आपने बाय पोस्ट से ना करके एक्सेप्टेंस कन्वे, आपने उन्हें फैक्स डाल दिया और फैक्ट्स उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और विद इन रीजनेबल टाइम उन्होंने इसके अगेंस्ट कुछ बोला भी नहीं। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं नहीं भाई, ये गलत वे है ऑफ एक्सेप्टेंस, आप मुझे बाय पोस्ट ही भेजो अपनी एक्सेप्टेंस। तो अगर उन्होंने ये नहीं बोला है तो कोर्ट ये मानता है कि इन केसेस में ये माना जाएगा कि उन्होंने विदाउट, क्योंकि उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मीन्स ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लिया है। तो रीजनेबल टाइम के अंदर आपको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा अगर आपके प्रेस्क्राइब्ड मैनर जो आपने मेंशन किया ऑफर में, उस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। रीजनेबल मेथड शुड बी अडॉप्टेड, जैसे कि सेक्शन 7 बताता है, मैंने आपको बताया भी। नाउ कम्स द टाइम ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस कन्वे होनी चाहिए। देखिए कोर्ट इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि या तो टाइम मेंशन्ड हो, जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया हो। अगर टाइम ये लिखा है कि आप एक हफ्ते के अंदर इसके एक्सेप्टेंस दीजिए, और एक्सेप्टेंस एक हफ्ते के अंदर नहीं आती है, तो माना जाएगा कि ऑफर लैप्स हो गया ऑटोमेटिकली बाय रिस्ट्रेंट ऑफ टाइम। बट हाउएवर अगर कोई भी टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, तो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको एक्सेप्टेंस कन्वे करनी पड़ेगी। और ये रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि इसमें रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम क्या माना जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू बताऊं कि मैंने आपको ऑफर किया, मैं आपको 50 किलो सेब बेचना चाहता हूँ, पर सेब जो है एक पेरिशेबल कमोडिटी है, वो ज्यादा समय तक उसको स्टोर नहीं किया जाता। पर मैंने नहीं लिखा उसमें कि आप एक हफ्ते के अंदर मुझे एक्सेप्टेंस दे, कुछ भी नहीं मेंशन था। पर अब आप क्या करते हैं, आप मुझे 3 महीने बाद उसका एक्सेप्टेंस भेजते हैं। तो इस केस में आप मुझे सू नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है। कोर्ट भी ये देखेगा कि भाई अगर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं था, तो आपको रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस कन्वे करनी थी, जो कि आपने इस केस में नहीं की है क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स था। पर अगर इसी केस में कोई ऐसा आइटम होता जो कि नॉन पेरिशेबल है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन या रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा समय का माना जाता। पर अगर पेरिशेबल है तो उसमें रीजनेबल टाइम पीरियड कोर्ट द्वारा कम समय का माना जाता है। तो दोस्तों ये था एक्सेप्टेंस का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेप्टेंस के बाकी जो चीजें हैं, कि इट शुड बी अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट,
और कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाता है, और डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, पोस्टल रूल या टेलीफोनिकली इंस्टेंटेनियस मोड जिसको कहते हैं, वो सब मैं कवर करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।